हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। कोरोना वायरस की वजह से इतने लंबे समय से जो देश में लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से आपकी स्टडी का बहुत कुछ नुकसान हो चुका है और इस नुकसान को दूर करने के लिए आपकी स्कूल ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, जिससे आप अपने आप को अपनी स्टडी से जोड़ करके रख सकते हैं। तो आप लोग अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उसको लगातार देखते रहें। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घर पर सुरक्षित होंगे और आगे भी जब तक ये कंटिन्यू लॉकडाउन रहता है तब तक आप लोग सुरक्षित रहेंगे अपने घरों में रह करके। चलिए, तो हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का मतलब होता है कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। हालांकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। छोटी छोटी सी चीज़ों में भी अगर हम देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री दिखाई देगी ही। जैसे कि अगर हम बात करें मॉर्निंग में उठ करके टूथब्रश और टूथपेस्ट को काम में लेने की, यदि मॉर्निंग में उठ करके हम टूथब्रश और टूथपेस्ट को काम में लेते हैं तो देखिए टूथपेस्ट, इसमें कोई ना कोई केमिकल होगा, ठीक है, यानी केमिस्ट्री हमारे काम में आ रही है। अगर बात करें टूथब्रश की, तो टूथब्रश के अंदर जो फाइबर्स हैं या जो प्लास्टिक काम में आया है ये भी किससे बना है? केमिकल से ही बना है। अगर हम बात करते हैं क्लोथ्स की, यानी कि कपड़ों की, किसी भी प्रकार के कपड़े हों, अगर हम इनकी बात करें तो ये भी किससे मिल करके बने हुए हैं? केमिकल से। अगर आपका सवाल ये है कि केमिकल से कैसे, तो देखिए हम अपने परिवार वालों से सुनते हैं कि ये पॉलिएस्टर का कपड़ा है या ये नायलॉन का कपड़ा है। तो ये पॉलिएस्टर या ये नायलॉन क्या है? ये पॉलिएस्टर और ये नायलॉन केमिकल्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पॉलीमर्स के नाम से सुने जाते हैं ये, और पॉलीमर्स क्या है? केमिकल्स हैं। अगर इसके बाद हम बात करें तो देखिए खेलने के लिए जो हम ये टेनिस रैकेट काम में लेते हैं, या मान लीजिए आप लोग प्लास्टिक के जो छोटे बच्चों के लिए बैट वगैरह आते हैं, अगर हम वो काम में लेते हैं खेलने के लिए तो वो भी क्या है? केमिकल से ही बने हुए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें शूज़ की, तो शूज़ भी किससे बने हुए हैं? केमिकल से ही बने हुए हैं, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई मटेरियल ऐसा काम में आया है जो क्या है? पॉलीमर है, और पॉलीमर्स क्या है? केमिकल्स हैं। अगर हम बात करते हैं वाटर बॉटल्स की, तो वाटर बॉटल्स भी क्या है? केमिकल्स ही हैं, क्योंकि ये भी किससे बने हुए हैं? ये भी पॉलीमर्स से बनी हुई हैं, और मैंने अभी आपको बताया था कि पॉलीमर्स क्या है? केमिकल्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल बैग को काम में लेते हैं। अब आप स्कूल बैग की बात कर लीजिए या आप ट्रैवलिंग बैग की बात कर लीजिए, स्कूल बैग या ट्रैवलिंग बैग भी क्या होता है? पॉलीमर से ही बना हुआ होता है, यानी ये भी क्या है? केमिकल है। चलिए, ये तो एक नॉर्मल बात हुई हमारे लिए कि केमिकल्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह से काम में आता है, या हमने देखा कि कैसे जो केमिकल्स होता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरह से इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को केमिकल के बारे में पढ़ना है, या ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इस चैप्टर में उनके बारे में अगर पढ़ना है तो हम वो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है वो है अबाउट द मेडिसिन्स, यानी कि दवाइयों के बारे में बातचीत करनी है हमें। अच्छा, मेडिसिन्स क्या होती हैं ये तो हम सब जानते हैं। मेडिसिन्स हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट किस तरह से बन गई है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। आजकल कोई भी इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग हो, हम देखते हैं कि वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते ही हैं। किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है। डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन आप देख सकते हैं कि बीमारी है। अच्छा, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेने होते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है वो मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन क्या हो चुका है? हमारी एक डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसी तरीके से जो सेकंड इस टॉपिक इस चैप्टर में हमारे पास है वो है प्रिजर्वेटिव्स, या हम कहें खाद्य परिरक्षक। अब खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं? तो खाद्य परिरक्षक का मतलब होता है कि जैसे हम मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करके लाते हैं, चिप्स के पैकेट खरीद के लाते हैं, या आप मान लीजिए आप मैगी नूडल्स के पैकेट्स खरीद के लाते हैं, या आप मान लीजिए कि आपने कोई अचार जो है बना बनाया मार्केट से ख़रीदा है, तो इन सब के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं या खाद्य परिरक्षक जो होते हैं वो मिले हुए रहते हैं, ताकि इन भोजन को जब बाहर रखा जाता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहता है, और काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहने के बाद भी आप देखते हैं कि ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। और यदि यही है चीज़ हम घर में देखें तो चीज़ें कितनी जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये मटेरियल काफ़ी टाइम तक बाहर रहने के बाद भी ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं ख़राब होता? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो इसको क्या करते हैं, जो इसको सूक्ष्म जीवों की जो इनके ऊपर एक्टिविटीज़ होती है उनसे बचाते हैं, और इस प्रकार से इनको ख़राब होने से रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डाइज़। डाइज़ यानी रंजक।
जो कि क्या करते हैं, रंगने के काम आते हैं। अब डाइस कुछ भी हो सकती है, आप हेयर डाई की बात भी कर सकते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं जो कपड़ों को रंगने के लिए हम डाइस काम में लेते हैं उनकी। ये डाइस भी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, इसके बाद ये है हमारे लिए सोप एंड डिटर्जेंट्स, या जिसको हम कह सकते हैं कि क्लीनिंग एजेंट्स हैं। ये क्या काम आते हैं, सफाई करने के काम आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि दैनिक जीवन में इनका हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हुई कि किस तरह से ये जो 4 घटक हैं ये हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं मेडिसिन्स के बारे में। मेडिसिन्स और ड्रग्स। मेडिसिन्स और ड्रग्स, यहाँ ड्रग्स शब्द जो है इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है। पहली बात, क्योंकि हम लोग सोशली जब ड्रग्स नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इसके एक जो इम्पैक्ट बना हुआ है इसका कि ड्रग्स है, इसका मतलब क्या होगा, ख़राब ही होंगे, या इनकी जो आपको हैबिट लग जाती है, या आप देखते हैं कि इसके कुछ बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव सामने आते हैं, या लत लग जाना। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन्स और ड्रग्स ये एक ही तात्पर्य से बताते हैं कि मेडिसिन का मतलब क्या होता है, औषधि, तो ड्रग्स का मतलब भी क्या है, औषधि। यानी मेडिसिन को अगर हम ड्रग्स कहें तो इसमें ये बात नहीं आएगी कि ये ड्रग्स हैं तो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जगह जगह पर अगर हमें ड्रग्स वर्ड को यूज़ में काम में लेना पड़ता है या हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि ये ड्रग्स शब्द का मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट के थ्रू आ रहा है। ठीक है, यहाँ ड्रग्स का मतलब किससे है, औषधियों से ही है। चलिए, तो अब बात करते हैं मेडिसिन्स और ड्रग्स की। मेडिसिन्स और ड्रग्स क्या होते हैं? मेडिसिन्स और ड्रग्स, मेडिसिन्स और ड्रग्स केमिकल्स होते हैं। अब केमिकल्स होते हैं इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल्स तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या हम हर केमिकल को मेडिसिन बोल सकते हैं? नहीं, हम हर केमिकल को मेडिसिन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जब तक कोई भी केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाकर के जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उन बायोमॉलिक्यूल के साथ में कोई अन्योन्य क्रिया करके या उन जैव अणुओं से कोई अन्योन्य क्रिया करके उनसे कोई उपचारात्मक अपनी गतिविधि को नहीं दर्शाता, या आप कहें कि उसको ठीक करने वाला प्रभाव नहीं दर्शाता, तब तक आप किसी भी रसायन को औषधि या मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवल वे रसायन जो क्या करते हो, जो हमारे शरीर में जाकर के जैविक अणुओं से क्रिया करते हो, उनसे अन्योन्य क्रिया करते हो, लेकिन अपना चिकित्सकीय प्रभाव या अपना उपचारात्मक प्रभाव जो है उसे उत्पन्न करते हो, तो केवल इन रसायनों को हम क्या बोल सकते हैं? औषधि बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि अगर हर केमिकल अगर होता औषधि तो पॉइजन, वो भी तो केमिकल है, लेकिन क्या वो औषधि है? नहीं। हम जानते हैं कि पॉइजन हमारे लिए कितना हार्मफुल होता है। क्यों होता है हार्मफुल? क्योंकि उसका कोई चिकित्सकीय प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होता, या ये कह दीजिए उसका कोई उपचारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होता। जब वो शरीर में जाएगा तो वो जैव अणुओं को क्या करेगा? उनको हानि पहुंचाएगा। और ऐसे जो भी रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर क्या करते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर अपना हानिकारक प्रभाव डालते हैं, तो ये हम कभी भी औषधियों की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए एक चीज़ जो समझ में आई वो ये है कि मेडिसिन होने के लिए किसी भी केमिकल का क्या ज़रूरी है, उसका हमारे शरीर पर एक उपचारात्मक प्रभाव होना ज़रूरी है। अब आती है बात कि औषधियों की परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक औषधियों की परिभाषा लिख रखी है कि औषधियों की परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि औषधियाँ संश्लेषित रसायन पदार्थ ही होते हैं, संश्लेषित रसायन पदार्थ ही होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान बहुत कम, कितना होता है? लगभग 100 से 500 यू मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, जो हमने 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि औषधियाँ ऐसे संश्लेषित रासायनिक पदार्थ हैं जिनका आणविक द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। दूसरी बात क्या है कि ये शरीर में जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों आदि से अन्योन्य क्रिया करके चिकित्सकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अभी मैंने आपको जब समझाया था कि मेडिसिन्स क्या होती है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये चिकित्सकीय प्रभाव या उपचारात्मक प्रभाव अगर उत्पन्न करते हैं शरीर में तो ही इन्हें हम क्या बोलेंगे? औषधि बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि हम क्या कह सकते हैं कि अतः ऐसे रसायन जो शरीर में क्या करते हो, उपचारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं, वे क्या कहलाती हैं? औषधियाँ कहलाती हैं। और इन रसायनों के चिकित्सकीय उपयोग को, जब चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है तो उस चिकित्सकीय उपयोग को क्या कहा जाता है? रासायनिक चिकित्सा या रसायन चिकित्सा, कीमोथेरेपी कहा जाता है।
कीमोथेरेपी शब्द हमने पहले भी सुना होगा। आपने सुना होगा कि कोई कैंसर पेशेंट होता है तो उसकी कीमोथेरेपी की जाती है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी का क्या मतलब होता है कि जब रसायनों का चिकित्सकीय उपयोग किया जाए या किसी भी चिकित्सा में किसी इंसान को ठीक करने के लिए जब हम रसायनों का उपयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है कीमोथेरेपी। अब ये जो कीमोथेरेपी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, कीमो और थेरेपी। कीमो का क्या मतलब है? तो कीमो का मतलब है केमिकल्स और थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट, यानी कि रसायन और उपचार। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हम रसायनों का उपयोग उपचार में करते हैं तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? कीमोथेरेपी या रसायन चिकित्सा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि औषधियाँ या मेडिसिन या ड्रग्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन मतलब हमें वर्गीकृत करना है कि ड्रग्स या मेडिसिन जो होती है इसको हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए, ड्रग्स को हम टोटल 4 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर हम बात करें किस तरह से, तो जैसे पहला है लिखा है यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी कभी कोई डॉक्टर है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर आपसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, और आप जब प्रॉब्लम बताते हैं उसको, आप बताते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको कोई चोट लगी है या कोई भी तरह की जो बीमारी होती है, जब आप डॉक्टर को बताते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने उसको बोला हो कि मेरा हेडेक हो रहा है और वो आपको जो है कोई एंटीसेप्टिक मेडिसिन पकड़ा दे, यानी कि कोई प्रतिरोधी पकड़ा दे कि ये लो इसको लगा लेना और आपका ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है इसके आधार पर हमने जब मेडिसिन को डिस्क्राइब किया है या वर्गीकृत किया है, तो यहाँ पर ये वर्गीकरण डॉक्टरों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी एक क्लास डिफाइन करनी होती है कि किस रोग के लिए कौन सी दवा उन्हें देनी होती है। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है हमने कि यह वर्गीकरण औषधियों के चिकित्सकीय प्रभाव पर आधारित है, जो कि डॉक्टरों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न रोगों के आधार पर उनका उपचार करने में सहायता करता है। जैसे पीड़ाहारी। पीड़ाहारी यानी क्या होता है? पेन किलर्स जिसे हम बोलते हैं अपनी आम लैंग्वेज के अंदर, वो है पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक्स। प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक्स। डेटॉल नाम तो सबने सुन रखा है, डेटॉल, सेवलॉन, ये सब क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स, जो क्या करते हैं आपको आपकी किसी भी चोट के ऊपर जब हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर ये सूक्ष्म जीवों को क्या नहीं करने देते? वृद्धि नहीं करने देते, जिससे क्या होता है आपका जो घाव होता है वो खराब नहीं होता, ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट जो था फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसके आधार पर हमने मेडिसिन को क्लासीफाई किया। अब हम दूसरी बात करते हैं औषधि की गतिविधि या क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि ड्रग एक्शन? देखो, ड्रग एक्शन का मतलब ये है कि दवाई पर्टिकुलर जाकर के आपकी बॉडी में किस चीज़ के लिए या किस चीज़ के अगेंस्ट जो है एक्शन करने वाली है, ये उसका ड्रग एक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं वो किसी न किसी चीज़ को लेकर के सेंसिटिव होते हैं। कोई धूप को लेकर के सेंसिटिव होता है, कोई धूल को लेकर के सेंसिटिव होता है, तो किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ये भी चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से किसी न किसी इंसान को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो देखिए, जब कोई एलर्जी होती है और बॉडी के अंदर जब भी ऐसा कोई ऐसी कोई एलर्जी क्रिएट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जो क्या होता है, जिसका नाम होता है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन प्रोटीन क्या करता है, ये वहाँ पर अपना स्त्रवण शुरू कर देता है। यानी कि जब आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है या किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, तो उसकी बॉडी के अंदर हिस्टामिन जो होता है, इस प्रोटीन का स्त्रवण बढ़ जाता है। हिस्टामिन प्रोटीन ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हिस्टामिन हमारे लिए सही नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए क्या है, एक इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है, यानी कि ये एक अच्छा कंपोनेंट है। लेकिन जब इसे हिस्टामिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इस हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके प्रतिरोधी प्रभाव वाला यानी इसके विपरीत काम करने वाला ही एक जो ड्रग होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स या प्रतिहिस्टामिन औषधियाँ जो होती है, इन प्रतिहिस्टामिन औषधियों को हम क्या करते हैं, शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं। यानी ये औषधियाँ क्या करने वाली हैं, इनका एक टारगेट है
कि सीधा जाकर के क्या करेंगे, हिस्टामिन के प्रति ही अपनी क्रिया को करेंगी। यानी कि ये ड्रग का क्या हो चुका है, यहाँ पे एक्शन हो चुका है कि किस तरह से एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को हिस्टामिन के विपरीत जाकर के ही क्रिया करनी है। तो देखो ये क्या लिखा है कि यह वर्गीकरण औषधि की गतिविधि पर आधारित होता है कि किस प्रकार से कोई औषधि किसी जैविक प्रक्रम पर अपना प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने कि प्रति हिस्टामिन औषधियाँ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स शरीर में हिस्टामिन के प्रभाव को कम करती है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो उसका शरीर बचाव के रूप में क्या करता है, हिस्टामिन एक प्रकार का जो प्रोटीन है इसका स्त्राव करता है, और इनकी मात्रा बढ़ जाने पर एंटी हिस्टामिन क्या होता है, इसके विरुद्ध कार्य करता है। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि एंटी हिस्टामिन ये किसके विरुद्ध कार्य करता है, ये हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करता है, यानी कि उसके लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप हुआ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, और वो तीसरा टाइप क्या है, रासायनिक संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ है कि बहुत सारी ऐसे औषधियाँ होती हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर या जो रासायनिक संरचना होती है वो एक समान होती है। कुछ एक चीज़ें उसके अंदर थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है, कुछ एक मान लीजिए कोई हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर ले, कोई प्रतिस्थापी हो तो वो अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है केमिकल स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, वो सेम ही रहता है। और ऐसी जितनी भी औषधियाँ होती हैं जिनका क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, तो इनका औषधीय वाला जो प्रभाव होता है, या आप ये कह दीजिए कि जो इसका चिकित्सकीय प्रभाव होता है, उपचारात्मक प्रभाव जो होता है वो भी समान ही रहता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है सल्फर ड्रग्स का। देखिए यह वर्गीकरण औषधियों की रासायनिक संरचना पर आधारित है। ठीक है, नाम से ही पता चलता है कि यह वर्गीकरण किस पर आधारित है, रासायनिक संरचना पर। जिन औषधियों की रासायनिक संरचना एक प्रकार की होती है, सामान्यतः उनके चिकित्सकीय या उपचारात्मक प्रभाव भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि जिनके केमिकल स्ट्रक्चर सेम होते हैं उनके चिकित्सकीय या उपचारात्मक प्रभाव भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे हमने कहा सल्फा औषधियाँ। ठीक है, अब सल्फा औषधियाँ क्या है, जो आपके सामने मैंने एक यूनिट बना रखी है, इन यूनिट्स की जो पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज को हमने किस नाम से जाना है, सल्फा औषधियों के नाम से। जिनमें क्या है, जिनमें सल्फोनेमाइड की इकाई मौजूद रहती है, और इन सभी का उपचारात्मक प्रभाव भी कैसा होता है, समान हो सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक सल्फोनेमाइड यूनिट बनाई है। देखो सल्फोनिक एसिड और जब अमोनिया के डेरिवेटिव्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक बॉन्ड। ठीक है, और जब ऐसा कोई बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम एमाइड का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि ये एमाइड किसके बीच में बॉन्ड बनने से बन रहा है, ये सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में, तो ये यूनिट हमारे लिए क्या है, एक सल्फोनेमाइड की इकाई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक आर है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि जहाँ आर क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। परिवर्तित होगा तभी तो उन मेडिसिन का अलग अलग नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये आर जो हो सकता है ये परिवर्तित हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बची हुई जो ये पूरी इकाई है, ये पूरी इकाई हमारे लिए क्या रहती है, सेम रहती है, एज इट इज़ रहती है। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप हुआ हमारा, जिसमें हमने पढ़ा रासायनिक संरचना के आधार पर आप किस तरह से मेडिसिन को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा टाइप, और वो चौथा टाइप क्या है, लक्ष्य अणु के प्रकार के आधार पर। अब लक्ष्य अणु क्या होते हैं, तो जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि औषधियाँ क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो जैव अणु होते हैं, उन जैव अणुओं को ये अपना टारगेट बनाती है, उनसे अन्योन्य क्रिया करती है, और उसके बाद ये अपना उपचारात्मक प्रभाव जो होता है वो दर्शाती है। तो लक्ष्य अणु या टारगेट मॉलिक्यूल्स जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये लक्ष्य अणु क्या है, यह वर्गीकरण लक्ष्य अणुओं के आधार पर। ठीक है, औषधियाँ शरीर में जाकर क्या कर रही हैं, जैव अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि से अन्योन्य क्रिया करती हैं, जिन्हें लक्ष्य अणु कहा जाता है। यानी जिस पर जाकर के ये अपना प्रभाव दर्शा रही है वो क्या है, वो लक्ष्य अणु है। और यह वर्गीकरण औषधीय रसायनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग प्रकार की जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उनके लिए ये यूज़फुल होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम औषधियों को 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा फार्माकोलॉजिकल, यानी चिकित्सकों के लिए जो ज़रूरी होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि ड्रग का क्या एक्शन होता है हमारे शरीर पर, उसके लिए। तीसरा हमने पढ़ा रासायनिक संरचना के आधार पर। चौथा हमने पढ़ा लक्ष्य अणु के प्रकार के आधार पर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि हमारे चैप्टर के अंदर कुछ मेडिसिन के बारे में बताया गया है, जैसे कि पीड़ाहारी या हम कहें एनाल्जेसिक्स। नाम पीड़ाहारी यानी नाम से कुछ कुछ आइडिया में लग ही जाता है कि पीड़ाहारी का क्या मतलब हो सकता है। तो पीड़ाहारी का क्या मतलब होता है, पीड़ाहारी का मतलब होता है जो पीड़ा को हरे,
पीड़ा को हरे यानी दर्द को कम करे, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स या पीड़ाहारी औषधियाँ वो होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्या करती हैं, पीड़ा को या दर्द को कम करने के लिए काम में ली जाती है। जनरली आप लोग पेन किलर के नाम से इनको जानते ही हैं। तो ये हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि ऐसे रसायन जो पीड़ा या दर्द को कम करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, ये पीड़ाहारी औषध कहलाते हैं और इन्हें दर्द निवारक या पेन किलर्स भी कहा जाता है। अच्छा, ये पेन किलर्स करते क्या हैं? तो ये पेन किलर्स हमारे तंत्रिका जो तंत्र होता है उस तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ये तंत्रिका सक्रिय औषध है, ये लिखा है यहाँ पे कि ये तंत्रिका सक्रिय औषध है जो विभिन्न रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होते हैं इन पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। लेकिन इन एनाल्जेसिक्स की जो एक क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये औषधियाँ चेतना को हानि पहुँचाए बिना दर्द निवारण का कार्य करती हैं। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, यानी कि ये हमारे शरीर पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रही। जब आप मेडिसिन लेते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि मेडिसिन लेते ही हमें बेहोशी आ जाती है, नहीं। अगर हम कोई पेन किलर लेते हैं तो क्या उससे हमें बेहोशी आ जाती है, क्या हमारी चेतना चली जाती है? ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये औषधियाँ हमारी चेतना को हानि पहुँचाए बिना ही क्या करती है, हमारे दर्द को दूर करने का काम करती है। अब ये मेडिसिन होती कितने प्रकार की है? तो ये मेडिसिन होती है 2 प्रकार की। जैसे एक तो पहला है हमारे पास अस्वापक पीड़ाहारी औषध और दूसरा क्या है, स्वापक पीड़ाहारी औषध। तो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अस्वापक पीड़ाहारी औषध के बारे में, कि अस्वापक पीड़ाहारी औषध क्या होते हैं। अस्वापक पीड़ाहारी औषध या हम कहें नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स। देखो, अस्वापक पीड़ाहारी औषध या नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती है, ये भी हम दर्द के लिए ही काम में लेते हैं क्योंकि ये एनाल्जेसिक का ही प्रकार है। लेकिन इन दवाइयों के जब व्यक्ति सेवन करता है तो उस व्यक्ति को इन दवाइयों की आदत नहीं लगती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हेडेक हुआ, हेडेक होने पर हमने कोई टैबलेट ले ली, डिस्प्रिन ले ली, मान लीजिए आपने, तो डिस्प्रिन ले लिया आपने, आपका हेडेक ठीक हो गया। लेकिन क्या ऐसा होगा कि अगली बार फिर से हेडेक होते ही आपका बॉडी जो है वो डिमांड करने लग जाए कि नहीं डिस्प्रिन ले ही ले? ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, आप कोई और मेडिसिन भी ले सकते हैं। लेकिन क्या आपकी बॉडी जो है वो इस चीज़ की हैबिचुअल हो चुकी है, कि आपकी बॉडी एडिक्ट हो गई है कि आपको डिस्प्रिन खानी ही पड़ेगी तभी जाकर के आप ठीक होंगे, वरना ठीक नहीं होंगे? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने इन औषधियों का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया है। तो अगर कम मात्रा में हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये औषधियाँ जो होती हैं हम इनके कभी भी आदी नहीं होते, व्यक्ति इनका कभी भी आदी नहीं होता, यानी कि ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती हैं। ये औषधियाँ चेतना को हानि नहीं पहुँचाती। डिस्प्रिन खाने के बाद तो किसी को कभी बेहोशी नहीं आती, आती है क्या? नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये औषधियाँ हमारे बॉडी को या हमारी चेतना को जो है वो हानि नहीं पहुँचाती और ना ही क्या करती है ये, ना ही ये तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव डालती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि इन पीड़ाहारी औषधियों में ज्वरनाशी लक्षण मतलब बुखार। ज्वर क्या होता है? बुखार। तो इनके अंदर क्या होते हैं, ज्वरनाशी लक्षण भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कम करने का काम करती है, अर्थात कि शरीर के ताप को भी कम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पैरासीटामोल, इस पैरासीटामोल टैबलेट को जब हम लेते हैं तो ये पैरासीटामोल जो होती है ये दर्द निवारण का तो काम करती ही है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है, ये एक ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक टैबलेट भी है, यानी कि ये शरीर के ताप को भी क्या करती है, कम करती है। तो देखो 2 उदाहरण है यहाँ पर हमारे पास, एक तो है पैरासीटामोल और एक है एस्प्रिन। ये पैरासीटामोल जिसका दूसरा नाम है 4-एसिटामिनोफेनॉल, ये देखिए कि ये पैरासीटामोल क्या है, ये एक एनाल्जेसिक है या हम कह सकते हैं कि ये एक पीड़ाहारी है, दर्द निवारक है, ठीक है। इस तरह से एस्प्रिन ये डिस्प्रिन का जो आप बोलते हैं मार्केट के अंदर डिस्प्रिन जो मिलती है वो एक तरीके से एस्प्रिन ही है, ठीक है। तो एस्प्रिन जो है जिसका अलग अलग IUPAC नाम, इसके जो 2 नाम दिए हुए हैं यहाँ पे कि 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसका एक और नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी हमारे लिए एक क्या है, पीड़ाहारी है। लेकिन नोट, यानी कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि एस्प्रिन को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों, एस्प्रिन को कभी भी खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए? हालांकि हम सुनते हैं कि कोई भी टैबलेट जो होती है वो खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर मना करते हैं उस चीज़ के लिए। कुछ एक टैबलेट्स होती है जो आप खाली पेट ले सकते हैं तो उसके लिए डॉक्टर बोल देता है कि ये टैबलेट आप खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन हर कोई टैबलेट आप खाली पेट ले सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही एस्प्रिन को भी कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि खाली पेट के समय हमारा जो आमाशय होता है उस आमाशय में HCl अम्ल की मात्रा होती है कम। और कम क्यों होती है? क्योंकि हमने कुछ खाया ही नहीं, और कुछ खाया ही नहीं तो डाइजेस्ट करने के लिए जो आमाशय की दीवारें हैं उन्होंने HCl की इतनी ज़्यादा मात्रा को स्रावित नहीं किया।
तो अगर आप क्या करेंगे, खाली पेट अगर आप एस्प्रिन लेंगे तो उस समय हमारे आमाशय के अंदर HCl की मात्रा कम होती है, यानी अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और एस्प्रिन जब शरीर में जाती है तो यह जल अपघटित होकर के एक सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करती है। और ये सैलिसिलिक अम्ल क्या करता है, ये सैलिसिलिक अम्ल हमारे आमाशय की दीवारों पर घाव कर देता है। अब घाव कर देता है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आमाशय की दीवारों से फिर रक्तस्राव होने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी अब दवाई के रूप में काम नहीं करेगी, बल्कि हमें क्या करेगी, नुकसान पहुँचाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि एस्प्रिन को कभी भी हमें खाली पेट नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो बात हुई हमारे किसकी, अस्वापक पीड़ाहारी औषधियों की। सेकंड टाइप क्या है इसका, स्वापक पीड़ाहारी औषध। स्वापक पीड़ाहारी औषध या मैं कहूँ नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स ड्रग्स, ये क्या होती है और ये किस तरह से अस्वापक से अलग है। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इन औषधियों का सेवन जब तक आप नियंत्रित मात्रा में करेंगे, यानी जितनी मात्रा आपको डोजेस दी गई है, डॉक्टर डोज देता है कि ये 5 दिन की तक दवाई लेनी है, ये 7 दिन तक दवाई लेनी है, या ये दवाई सिर्फ दिन में 2 बार लेनी है, या ये 3 बार लेनी है, जो भी है। अगर जिस तरह से डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उस नियंत्रित मात्रा में ही आप क्या करें, इसका उपयोग करें, यानी कम मात्रा में इसका उपयोग करें। तो ये क्या करती है, तो ये अत्यधिक तीव्र या आपकी जो भी असहनीय आपको दर्द हो रहा है उससे आपको मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, नियंत्रित मात्रा में, कम मात्रा में लेते हैं तो ही क्या होते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, ये औषधियाँ क्या करती है, निद्रा और अचेतना उत्पन्न करती है। हाँ, अब ये चीज़ हमारे लिए जानने वाली बात है कि हमने कहा था कि चेतना को प्रभावित नहीं करती, लेकिन ये ऐसी औषधियाँ होती है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को सीधा इफेक्ट करती है, क्योंकि जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है, असहनीय दर्द होता है, तो उस समय क्या होता है कि ये मेडिसिन्स आपकी जो नींद होती है उसको बढ़ाती है, ताकि क्या हो, आपको दर्द से राहत मिल जाए या आपको दर्द का एहसास बहुत ही कम हो। तो इसलिए ये औषधियाँ क्या करती हैं, निद्रा और अचेतना उत्पन्न करती हैं। लेकिन वही बात है कि अत्यधिक मात्रा में इनके सेवन से ये तंत्रिका तंत्र पर अपना नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अब आती है वो वाली बात जो हम कहते हैं ना कि ड्रग्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ड्रग का इंसान आदी हो जाता है। ये उन ड्रग्स की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स सिर्फ किसके लिए काम में आता है, ये जो आप नाम सुनते हैं, गांजा, हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, सिर्फ इन शब्दों के लिए वहाँ पर ड्रग्स को काम में लिया जाता है। तो ये अपना तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे व्यक्ति में क्या हो जाती है, चेतना शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी उनको होश नहीं रहता कि वो किस हालत में है। ठीक है, तो ये देखिए, ये चीज़ जो होती है ये गलत है। यानी कि ये वाली जो ड्रग्स है आपकी स्वापक पीड़ाहारी औषध वाली ड्रग्स, ये क्या है, इसका इंसान आदी हो जाता है। इनके सेवन से व्यक्ति क्या हो जाता है, इनका आदी हो जाता है, और जिससे अंत में व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर व्यक्ति इनका आदी हो चुका है और आप उसको ये मेडिसिन ना दें तो फिर वो किस तरह की हरकतें कर सकता है, वो किस तरह से अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, या वो किस तरीके से मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है, ये बहुत ही ऑब्वियस बात होती है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स है मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। ठीक है, तो मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन, ये हमने ड्रग्स के बारे में नाम ऑलरेडी सुन सके हैं। तो ये ड्रग्स कैसे होते हैं, ये नार्कोटिक्स ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनका सेवन करने के बाद आदी हो जाता है। चलिए, तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है किसका, मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन का। ठीक है, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ये हेरोइन का स्ट्रक्चर है और ये कोडीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो ज़्यादा कोई खास चेंजेस नहीं है इनके अंदर, है क्या कोई खास चेंजेस नहीं। यहाँ देखो, इस पार्ट में आपको चेंजेस मिल रहे हैं, यहाँ और यहाँ, है ना। देखो यहाँ पे और यहाँ पे ही केवल क्या है, इनके अंदर चेंजेस है, बाकी यूनिट पूरी एक जैसी दिख रही है आपको। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ये OH ग्रुप, इसको मैंने क्या बनाया है, डैश डैश वाली लाइन। डैश डैश वाली लाइन क्या होती है, ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर बाद में आराम से पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे तब। फिलहाल के लिए केवल इतना समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर 2 OH ग्रुप्स लगे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लगे हैं, 2 OAC ग्रुप लगे हैं। OAC का मतलब क्या है, ये AC जो वर्ड है ये किसके लिए आया हुआ है, ये आया हुआ है एसिटिल समूह के लिए। ठीक है, और ऐसे ही इधर देखिए, ये क्या लगाया है हमने, OCH3। ये OCH3 जो हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये भी क्या है, एक
प्रतिस्थापित समूह लगाया है हमने यहाँ पे। तो देखो आज हमने जो बात की वो बात की किसके बारे में, एनाल्जेसिक्स के बारे में, ठीक है। हमने यहाँ पे बात की है किसके बारे में, एनाल्जेसिक्स के बारे में, कि पीड़ाहारी क्या होते हैं। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं, अस्वापक और स्वापक, 2 प्रकार के होते हैं ये। किस तरह से इनको यूज़ में हमें लेना चाहिए, किस तरह से हमें इनका यूज़ करना चाहिए, ये इसके बारे में हमने पढ़ा। तो हमने जो आज पढ़ा, ठीक है, इसको हम लोग आगे फिर कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने जो कुछ भी पढ़ा है इसको रिवाइज करते रहिएगा, बहुत ही आसानी से आपको ये याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।